और अब वक्त यूपी प्राइम का है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच तेज कर दी है। इस बीच प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब हफ्ते में 2 दिन की बजाय एक ही दिन यानी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसे लेके एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के टेस्ट लगभग 1,49,000 होने पर संतोष व्यक्त किया गया और यह कहा गया कि जो टारगेट 1.5 लाख का पर डे का है उसके अनुरूप ही जो है ये टेस्ट कराए जाए। चूँकि वर्तमान में कोई दवा या वैक्सीन नहीं है तो ये अधिक टेस्टिंग कराकर कोविड के जो भी केसेस हैं वो सामने लाकर उनकी सही समय पर उपचार हो और जल्दी से जो है उनको टेस्ट करके यदि पॉजिटिव हैं तो अगर आवश्यकता हो तो अस्पताल में भी भर्ती करके तुरंत कार्रवाई कराई जाए। लखनऊ और कानपुर नगर को दृष्टिगत जो है माइक्रो एनालिसिस करने की एक कार्ययोजना भी प्रभावी ढंग से बनाने का निर्देश दिया है। लखनऊ के लिए विशेषज्ञ टीम गठित करने का निर्देश दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए परामर्श देने का भी निर्देश दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और डोर टू डोर सर्वे का भी निर्देश दिया है। समस्त जिलाधिकारियों को और सीएमओस को मुख्यमंत्री जी ने कोविड चिकित्सालय में सुबह और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक करने का निर्देश दिया है। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए जरूर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई भी की जाए और कहीं भी कोई डग्गामार वाहन, विशेष रूप से अगर कोई डग्गामार बसें चल रही हैं उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई जरूर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने विकास योजनाओं के गति प्रदान करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक उत्पादन आयुक्त एवं समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक बाजारों के लिए उन्होंने कहा है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलें और अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार को बंदी नहीं रहेगी। यथा जो है सुबह 9 से शाम 9 बजे शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार को जो है बंद रहेगा। यानी शनिवार को रात्रि 12 बजे से रविवार को रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से जो है बंदी रहेगी और साथ साथ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा अभियान रविवार के दिन केवल चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग बंधु की बैठक को भी आयोजित करने और उद्यमी और समस्याओं का निदान करने का निर्देश दिया है। जो लोग स्वयं उद्योग चला रहे हैं वो अपना जो है वर्चुअल उद्योग बंधु के माध्यम से बैठक में सम्मिलित होकर उनसे संवाद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्याओं का निराकरण का भी निर्देश दिया है और साथ ही साथ उद्योग बंधु से 3 तरह के उद्यमों का जुड़ाव रहता है। एक तो वो जो उद्योग संचालित कर रहे हैं, दूसरे वो जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं और तीसरे जो प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक या प्रयत्नशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन तीनों श्रेणी के उद्यमियों को संवाद स्थापित करके उद्योग बंधु के माध्यम से इनका समाधान चीज़ों का किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडलों के इंस्पेक्शन के लिए भी निर्देश दिया है कि मंडलायुक्त अपने मंडल के जनपदों में 50 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के विकास कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा इस समीक्षा में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहें। समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। समस्त आर्थिक गतिविधियों को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीएसटी की समीक्षा की जाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह में वो स्वयं समीक्षा भी करेंगे और स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना को कार्यों को तेजी से इम्प्लीमेंट करने का भी निर्देश उनके द्वारा दिया जाएगा। इन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने डेयरी सेक्टर की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर के विस्तार के लिए दुग्ध समितियों के गठन के लिए और इनको स्वावलंबी बनाने का निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित जनपदों में जिलाधिकारियों को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान को सर्वे कराकर कृषकों को तुरंत राहत देने का भी निर्देश दिया है। कल जो है रोडवेज की जो बसें चली हैं उनके माध्यम से लगभग 9,72,900 लोग रोडवेज की बसों से चले हैं। लगभग 6,699 बसें कल जो है 31 तारीख में चली हैं। इसके साथ साथ धारा 188 में
2,12,000 FIR दर्ज करके 4,08,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं या नामजद किए गए हैं। 70,417 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 72 करोड़ 58 लाख शमन शुल्क जो है अब तक वसूल करने की कार्रवाई की गई है। 4,33,000 वाहन परमिट देकर आवश्यक सेवाएं दी जा रही हैं। अब तक 869 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करके EC एक्ट में कार्रवाई की गई है, यानी 869 FIR की गई है और 1,177 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 409 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,571 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 55,538 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,76,677 हो गई है। इस प्रकार लगभग 75% रिकवरी का रेट चल रहा है। संक्रमित लोगों में से 3,542 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट इस समय 1.5% है, जो कि नेशनल केस फैटेलिटी रेट से काफ़ी कम है। कल प्रदेश में पुनः एक नई ऊंचाई तक टेस्टिंग पहुंची और कल 24 घंटों में 1,49,874 सैंपल्स की जांच की गई। इस प्रकार अब तक प्रदेश में 57,76,664 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो सर्वाधिक है। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सैंपलिंग की है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो 5% के अंदर रहा है। पूरे प्रदेश में अगस्त के महीने में हमारा पॉजिटिविटी रेट 4.6% रहा है। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी अधिक भी देखी गई। अगस्त के महीने में कानपुर नगर में 12.3%, गोरखपुर में 12.2%, लखनऊ में 11.5%, महाराजगंज में 9.2% और देवरिया में 8.3% की पॉजिटिविटी रेट देखी गई है। जबकि हमीरपुर में 1.3%, संभल में 1.2%, हाथरस में 1%, महोबा में 0.8% और बागपत में 0.7% की पॉजिटिविटी देखी गई है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 82,869 इलाकों में 3,04,606 टीम दिवस के माध्यम से 2,06,25,103 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है। इन घरों में 10,33,63,515 लोग रहते हैं। ई संजीवनी का अब प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप टेलीमेडिसिन का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉक्टर कफील खान को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके ऊपर योगी सरकार की तरफ से लगाया गया एनएसए एक्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। डॉक्टर कफील के मामले में जल्द ही फैसला देने का आदेश बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित बयान देने के मामले में डॉक्टर कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वो फिलहाल मथुरा जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉक्टर कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था। लिहाजा उनकी जमानत के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया था, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने के लिए कहा।
कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने अब नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया है। कांग्रेस राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों को इनाम से नवाजा जाएगा। यह प्रतियोगिता 13 से 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसे सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रखी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करती रही है। हमने बचपन में पढ़ा है और देखा भी है। कहते थे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उनकी यादों में बाकी यही निशान होगी। राजीव गांधी जी के नाम पर ये जितने भी हमारे भारत रत्न रहे हों, फ्रीडम फाइटर रहे हों या विविध प्रकार के हमारे सेनानी रहे हों, कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है। राजीव गांधी जी ने देश को कंप्यूटर क्रांति दी, मताधिकार का प्रयोग 30 साल से करके चुनाव लड़ने के लिए 21 साल किया और 18 साल की उम्र में लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। इन तमाम चीजों से देश और प्रदेश अवगत हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। पिछली बार काफी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बार उम्मीद है इस लॉकडाउन के समय में जिस तरह से वर्चुअल माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित होगी, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश कांग्रेस युवाओं के बीच पैठ जमाने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। कांग्रेस का मानना है इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जरिए बड़े पैमाने पर यूथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। साथ ही मकसद ये भी है कि कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धियां या कार्यों की जानकारी भी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बाद उनके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर सुरेश सिंह की 4 बसों को सीज कर दिया। सुरेश पर आरोप है कि वो मुख्तार अंसारी के नाम पर अवैध वसूली करता था। पुलिस ने सुरेश सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। संगठित अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान मऊ में चल रहा है, उसके तहत आज सुरेश सिंह, जो कि मुख्तार गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सहयोगी हैं, जिलाधिकारी मऊ के आदेश के अनुक्रम में इन पर गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाई की गई थी, आज 14/1 के तहत इनकी 4 बसों को सीज किया गया है। नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों का संबंध क्या टैक्सी स्टैंड से भी जुड़ा हुआ है? ये अवैध वसूली गैंग के सदस्य थे मुख्तार के, इस वजह से उनके विरुद्ध ये संगठित अपराध के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, उसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यूपी के गोंडा में बारिश और बाढ़ के चलते घाघरा नदी के कटान का खतरा मंडराने लगा है, जिससे तरफगंज तहसील के एली परसोली के लोगों में दहशत देखने को मिल रही है और यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जबकि जिला प्रशासन के जरिए अब तक बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। तहसील के बाढ़ क्षेत्र के ऐली माझा के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह घाघरा नदी का अपनी कहर बरपा रही है और पूरी तरह कटान कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह कटान होकर ये जो मिट्टी है पूरी तरह घाघरा नदी में समा रही है। आपको इधर भी दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय महज 8 से 10 मीटर की कटान की कगार में पहुंचने पे है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय ऐली माझा है, जो कि यहाँ पर कटने से महज मात्र 10 मीटर बाकी है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, आपको बताएं, जो व्यवस्थाएं सरकार दावा कर रही है कि हम बाढ़ क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो पूरी तरह यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, हमने उनसे जानना चाहा और उनसे पूछा कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के लिए प्रशासन कर रखा है, लेकिन ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या ज़मीनी हकीकत है। जो प्रशासन दावे कर रहा है कि हम बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं, ऐसे में क्या हकीकत है, ये हम यहीं के जो रहने वाले हैं उनसे जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत यहाँ पे क्या है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या नहीं। क्या नाम आपका दादा?
क्या नाम है? कृपा संघ। यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल कटान के कगार पर है, तो यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं की जा रही नहीं की जा रही हैं? कोई आप लोगों को बाढ़ पीड़ित हैं आप लोग, तो आप लोगों को कोई व्यवस्था, कोई मदद दी गई नहीं दी गई? कोई नहीं। आपको कोई क्या नाम है आपका? कृपा संघ। यहीं के रहने वाले हैं? ये जो आप घाघरा नदी जहाँ पे कटान कर रही है, यहाँ पे पहले कोई घर वर थे कि नहीं थे? रहे। कितने घर थे? 8-10 घर थे। आप जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये घाघरा नदी इस समय कटान कर रही है, यहाँ करीब 8-10 घर जो कि घाघरा नदी में कट के समा गए हैं। वहीं पर मेरे साथ कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, कितनी मदद यहाँ पे मुहैया करा रहा है, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम आपका? हमारा धर्मराज पलारी। यहाँ पे जो कोई व्यवस्थाएं कटान हो रही है, प्राथमिक विद्यालय कट रहा है और आप लोगों को कोई व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा दी गई नहीं? सर यहाँ पे जो प्राइमरी पाठशाला बना हुआ है जी, ये बहुत पहले का बना हुआ है। जब हमारे क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं था, यहाँ शिक्षा का कोई प्रसार प्रचार नहीं था, वो सबसे पहले यहाँ की माझा क्षेत्र की नींव है जी। यहीं से हमारे लोगों के बच्चे थोड़ा से जागरूक हुए जी। अब ये कट रहा है, यहाँ कोई देखने वाला न कोई यहाँ की मदद करने वाला है जी। कोई नहीं आ रहा है जी। आज तहसीलदार साहब आने वाले हैं जी। जैसा इन्होंने बताया कि अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है, ना कोई देखने आया है, ना कोई यहाँ पे लेखपाल या तहसीलदार आए हैं। इन्होंने कहा कि अभी लेखपाल और तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद हुए हैं और इसके पहले वो नहीं आए थे। ऐसा आपको ये भी दिखा दें कि ये जो टावर आप देख रहे हैं, ये पहले घाघरा नदी वहाँ पे थी, लेकिन इतना काट के यहाँ पे आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप ये जो कटान तेज़ी से हो रही है, ये जो यहाँ पे जो कुछ मजरे बाकी हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि करीब 35 से 55 घर जो कि कटान की चपेट में आ गए हैं, अभी तक उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। सारी व्यवस्थाएं जो ज़मीनी हकीकत हमने आपको दिखाई, प्रशासन तो दावे कर रहा है कि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत कुछ और है। गोंडा से प्राइम न्यूज़ के लिए विपिन सिंह। ग्रेटर नोएडा में एक छात्र को एडमिशन के लिए अपने पिता से पैसे मांगना भारी पड़ गया, जहां उसके पिता और चाचा ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे छात्र बुरी तरह घायल हो गया। जिसके बाद छात्र की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर पुलिस ने एक बड़े बिजली तार चोर गिरोह का खुलासा किया है। जहां औरंगाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिजली तार चोर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से बिजली की तार समेत अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। आरोपी जिले में अलग अलग जगहों पे तार चोरी की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते थे। 26/27 की रात में इलना गांव थाना औरंगाबाद में लगभग 16 बिजली के खंभों से 2300 मीटर तार की चोरी की गई थी और तभी से लगातार हमारी पुलिस टीम इस घटना के अनावरण के लिए प्रयासशील थी। इसी क्रम में बीती रात एक जानकारी मिली कि ये पूरा गिरोह जो उस घटना में तार चोरी किया गया था उसे बेचने के इरादे से लेकर के बाहर जा रहा है। इस सूचना पर तलाशी चेकिंग अभियान चलाया गया। उस क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 4 मौके से भागने में सफल रहे। इनके कब्जे से पूरा चोरी गया लगभग 2300 मीटर लंबा तार बरामद हुआ है, 12 बंडलों में है। एक छोटा हाथी बरामद किया गया है जिसमें लाद के माल को ले जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिलें हैं, 2 तमंचे और कारतूस आदि हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त कल्लू और धनेश बहुत शातिर और पुराने अपराधी रहे हैं। इनके खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक प्रत्येक के खिलाफ तार चोरी तथा अन्य चोरी के मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। कन्नौज के उमरदा में सहकारी ग्राम्य विकास बैंक चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। सपा ने प्रशासन पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करने का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी भी पहुंचे, हालात पर काबू पाया। दरअसल सहकारी ग्राम्य विकास बैंक शाखा अध्यक्ष चुनाव में सपा समर्थन में विजय सिंह और बीजेपी के समर्थन में भरतपाल सिंह चुनाव मैदान में है, जहां आज वोटिंग के दौरान सपा समर्थक वोटरों ने अधिकारियों पर वोट न डालने का आरोप लगाया, जिसके बाद मामला बढ़ गया और हंगामे में तब्दील हो गया। आज भूमि विकास बैंक में वोट पड़ रहे थे। प्रशासन की सहाय पर भारतीय जनता पार्टी ने इशारा प्रशासन से करा दिया कि पीली पर्ची जिनकी है उन्हें वोट डालने दिया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहले से पीली पर्ची छपा रखी। पीली पर्ची, मैं पूछना चाहता हूँ, पर्ची का भी रंग बांट दोगे? अरे भगवा देश को बांटने वाले लोगों, तुमने तो आज मतदान का तरीका भी बांट दिया है। मैं आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, हम समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। हम तो फिर कहते हैं प्रशासन हटा लो 5 मिनट के लिए, देखे कौन वोट डालता है। की प्रक्रिया जो है 10 बजे से शुरू हुई है। यहाँ दोनों पक्षों को लोग आपस में थोड़ा बहुत कहा-सुनी किए हैं और एक पक्ष की तरफ से बताया गया कि कुछ पथराव भी किया गया है, लेकिन रेस्ट जो वोटिंग की स्थिति है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी जो वोट देना चाहता है वो अपना वोट दे सकता है, किसी को कोई रोक नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग खुद मौके पर मौजूद हैं। अभी वोटिंग हमारी 4 बजे तक है। इवन 4 बजे तक जो लाइन में लग जाएगा, चाहे जितने लोग होंगे उनका सबका वोट पड़ेगा और किसी को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल आज मिर्जापुर के सदर तहसील में बैंक का चुनाव हो रहा था, जहां कांग्रेस समर्थकों ने चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेशपति त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सरकार के दबाव में फर्जी वोटिंग करा रहा है और बस के जरिए फर्जी मतदाताओं को लाया गया, जबकि प्रशासन ने फर्जी मतदान की बात को सिरे से खारिज कर दिया। आज मिर्जापुर के जीआईसी में भूमि विकास बैंक का चुनाव हो रहा था और सवेरे से हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोग गलत तरीके के वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। एक यहाँ पे बगल में फोटोस्टैट की दुकान है, जहाँ पे सूचना मिली है कि 70 से 80 आधार कार्ड फर्जी निकाले गए हैं और उनका यहाँ पे वोट पड़ रहा था। एक बस भर के यहाँ पे आई थी जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के बहुत बड़े पदाधिकारी की बस है, उसके विद्यालय की बस है। पहला चीज कि स्कूल बस का प्रयोग गलत है और दूसरा बस की अनुमति भी नहीं दी गई थी वोटरों को लाने के लिए। तो हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उस बस मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में प्रशासनिक दबाव का प्रयोग करके और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के प्रशासन के बल पे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे जन और अन्य लोग भी आज उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किए थे। चुनाव चल रहा है जिसमें आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि सत्ता शासन के दबाव में किस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। हम लोगों ने 4 दिन पहले जब बस की परमिशन मांगने गए कि हमारे वोटर दूर दूर के, उनको बस से लाया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, नियम और कानून का हवाला देते हुए बताया कि बस का परमिशन नहीं दिया जाएगा, बस का उसमें प्रयोग नहीं होगा। आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बस किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है। मडिहान विधानसभा के वोटर आज सदर विधानसभा में आके वोट डाल रहे हैं। आप स्कूल की बस लगी हुई है, हमको तो बस की परमिशन नहीं दी गई, यहाँ स्कूल के बच्चों की बस लगाई गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये आधार कार्ड फर्जी बनाए जा रहे हैं। जो वोटर नहीं आ पाए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका आधार कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है, खुलेआम बनाया जा रहा है। कोई ऐसा विवाद नहीं था आपस में, कुछ जो है पहचान पत्र को लेकर के कोई कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर कर दिया गया, कोई समस्या नहीं है। सर, दो विधायक धरने बैठे हैं, बस के लेके बैठे हैं, बस में आधे से आधे लोग पूछ रहे, तो कोई कह रहा है दवा लेना है, कोई कह रहा है वोट डालना है। ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं है, सब कुछ शांति से स्मूथली चल रहा है, चुनाव अंदर हो रहा है। जिन मतदाताओं को वोट देना है वो जाकर के वोट दे रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो नहीं कि सत्ता के दबाव में कुछ गलत हो रहा है? दबाव नहीं है, सब कुछ पूरी तरीके से शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। मुरादाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जिसमें पुलिसकर्मी भी अछूते नहीं। आज पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसे देखते हुए एसएसपी ऑफिस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वहीं डीएम राकेश सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। दरअसल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के पार हो चुकी है, जबकि इलाज के दौरान 102 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कोरोना के चलते एसएसपी ऑफिस सील किया गया है 2 दिन के लिए, क्योंकि यहां पे कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।